किसान भाइयों नमस्कार। भारत सरकार के कृषि मंत्रालय के कार्यक्रम कृषि दर्शन में आप सभी का स्वागत है। किसान भाइयों, आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। किसान भाइयों, आज हम बात करेंगे किसान की बात किसान के साथ में, और आज के हमारे अतिथि हैं किशन लाल जाट, जो कि हैं प्रगतिशील किसान टोंक जिले के गांव देशमा से। पिछले विगत कई वर्षों से जैविक खेती कर रहा हूँ और मेरे फार्म पे लगभग 25 साल से वर्मी कंपोस्ट यूनिट लगातार चल रही है। इसके अलावा 2016 से मेरे 10 घन मीटर क्षमता का बायोगैस लगा हुआ है। उसकी गैस से मेरे किचन का काम, पशु आहार को गर्म करने का उपयोग में ले रहा हूँ, जिससे जंगल से लकड़ी काटने का ज़रूरत नहीं पड़ती है। इसके साथ ही मेरे 2 पोली हाउस, 1 शेड नेट, सोलर सिस्टम, कृषि की जो आधुनिक तकनीक है वो लगभग मेरी फार्म पे सारी उपलब्ध है। और मैं राजस्थान सरकार से प्रतिवर्ष जैविक खेती में उत्कृष्ट कार्य करने वाले 3 किसानों को 1 लाख रुपए का अवार्ड दिया जाता है, प्रमाण पत्र दिया जाता है। 2022 में मैं राजस्थान सरकार से द्वारा अवार्डी फार्मर हूँ और ICR पूसा में इनोवेशन करने वाले फार्मरों को अवार्डिंग किया जाता है। फरवरी 25 को मैं पूसा ICR से इनोवेटिव फार्मर अवार्डी हूँ और नवाचार करने में थोड़ा रुचि रखता हूँ। अभी विगत 2 साल से मधुमक्खी पालन का भी कार्य मैं कर रहा हूँ। मेरे पास बी कीपिंग के बॉक्स हैं जो समूह में हम चला रहे हैं। ये भी एक नया इनोवेटिव कार्यक्रम है। और मधुमक्खी के लिए राजस्थान सरकार ने टोंक जिलों में प्रथम प्रदेश का COC सेंटर स्टार्ट किया है। उसका सिविल वर्क चालू हो गया है और अभी प्रदेश का ये पहला इनोवेटिव बी कीपिंग में COC है। दूसरा भरतपुर में भी स्वीकृत सरकार ने किया है। अभी हमारे प्रदेश में बी कीपिंग टोंक ज़िले में कम है भरतपुर की वनस्पत, लेकिन बी कीपिंग की तरफ किसानों का रुझान बढ़ रहा है। और बी कीपिंग पोलिनेशन के लिए किसानों के लिए बहुत लाभप्रद भी है, उत्पादन भी वृद्धि होती है और प्रकृति को संतुलन बनाए रखने के लिए भी मधुमक्खी का बहुत बड़ा योगदान है। अमेरिका के साइंटिस्ट और कई साइंटिस्टों ने बताया है कि इस पृथ्वी से यदि हम मक्खी को या ये उड़ने वाले कीट पतंगों को ख़त्म कर दें तो 4 वर्ष में हमारा इस पृथ्वी से जीव जितने भी हैं उनका जीवन संकट में घिर जाएगा। लेकिन अभी वर्तमान में कुछ किसान मधुमक्खी पालकों को थोड़ी असुविधा करते हैं। उनकी समझ में यह आती है कि हमारी फसल को नुकसान पहुंचाती है, जबकि मधुमक्खी किसी भी फसल को नुकसान नहीं पहुंचाती है बल्कि उत्पादन वृद्धि में मदद करती है। किसान भाइयों, 2000 में मैंने अखबार में पढ़ा था कि केंचुआ किसान का मित्र है। तो ये आज से 25 साल पहले मेरी जानकारी में आया तो मेरी थोड़ी रुचि बनी। तो मैं अजमेर तबीजी से उस समय 200 रुपये किलो 10 किलो केंचुआ लेके आया और वर्मी कंपोस्ट बनाना शुरू किया। तो 2003 में मेरे खंड स्तरीय कृषि मेला लगा। उसमें हमारे ज़िले के और हमारा टोंक उस समय कोटा खंड में आता था। तो वहाँ के कृषि अधिकारी आए हुए और उन्होंने इस चीज़ पे काफ़ी प्रभाव प्रकाशित डाला कि आने वाला भविष्य जैविक खेती का
ज़मीन के हिसाब से और जो खाद्यान्न उत्पादन होता है उसके हिसाब से बहुत अच्छा है। और फिर राजस्थान में जैविक प्रमाणीकरण के लिए जो संस्था भी काम कर रही है, रसोका, राजस्थान स्टेट ऑर्गेनाइज सर्टिफिकेट एजेंसी, इसको एफिलिएशन करने के लिए 2006 में एपीडा की टीम आई थी, जिसमें 3 मेंबर थे। एपीडा एडवाइजर मैडम गौरी थी, टी बोर्ड चेयरमैन ऑल इंडिया के चेयरमैन थे टीसी चौधरी, और एक एक्सपोर्ट डिपार्टमेंट से AK सिंह जी थे। 2006 में इसका एफिलिएशन करने के लिए जो टीम आई वो मेरे फार्म पे विजिट करने आई थी। जब से मैं ऑर्गेनिक सर्टिफिकेशन में जुड़ा और अधिकारियों से विभिन्न कार्यक्रमों में जाने से इसकी ओर मेरा रुझान बढ़ता रहा। और जो प्राकृतिक और नेचुरल फार्मिंग के लिए अभी भारत सरकार भी किसानों को बहुत मोटिवेशन कर रही है, क्योंकि रासायनिक और पेस्टिसाइड का परिणाम हमने देख लिया है। कभी हम मानते हैं कि हरित क्रांति भारत के लिए आवश्यक थी, उस समय हमारे देश में खाद्यान्न की कमी थी, लेकिन वर्तमान में हमारे देश में खाद्यान्न के भंडार भरपूर हैं। अभी हमारे को क्वांटिटी ज़्यादा नहीं चाहिए, क्वालिटी ज़्यादा चाहिए। लेकिन रासायनिक अत्यधिक प्रयोग करने से हमारे खाद्यान्न जो भी उत्पाद हो रहे हैं, मसाले वगैरह उत्पाद हो रहे हैं, उनकी क्वालिटी में बहुत भयंकर गिरावट हो रही है। और जो विदेश में हमारे सारे एक्सपोर्ट में जाते थे वो लगभग बहुत बड़ा रुकावट पेस्टिसाइड से हो रहा है। मसाले बहुत निर्यात होते थे, लेकिन आज यूरोप कंट्री में हमारा मसाले बहुत कम निर्यात हो रहे हैं, क्योंकि हमारे किसान उनमें पेस्टिसाइड ज़रूरत से ज़्यादा उपयोग कर रहे हैं। ये बात कई रिसर्चों में और टेस्टों में प्रमाणित हो चुकी है। तो अभी सबसे ज़्यादा श्वेत क्रांति से पहले एडोप्ट और स्वीकार करने वाला प्रांत पंजाब था, और वर्तमान में पंजाब में ये स्थिति है कि ऐसा कोई परिवार नहीं है जहाँ कैंसर का मरीज नहीं हो। और पंजाब से एक ट्रेन चलती है बीकानेर के लिए, बठिंडा से, उसका नाम ही कैंसर ट्रेन है। उसमें 90% कैंसर के मरीज ही आते हैं। और ये हमारे प्रदेश में भी जितनी ज़रूरत ना तो फसल को होती है ना ज़मीन को होती है, लेकिन फिर भी किसान लालचवश अंधाधुंध रासायनिक खाद दे रहा है, दवाएं दे रहा है, जिनका ज़मीन पे, पर्यावरण पे, प्रत्येक जीव जगत पे भयंकर कुप्रभाव पड़ रहा है। देखिए, जैविक खेती के लिए बात करते हैं, किसान कहता है जी हम देसी खाद कहाँ से लाएं, क्योंकि पशु संख्या तो गिरती जा रही है, पशु खत्म होते जा रहे हैं। अभी पूरे गांव में पशु की संख्या हम देखें तो पहले एक किसान के पास जितने पशु होते थे, अब पूरे गांव में इतने पशु बचे हैं। लेकिन वैज्ञानिकों ने नए रिसर्च करके हमारे जो ज़मीन के जीवाणु, सूक्ष्म जीवाणु खत्म हुए हैं, उनको वापस पुनर्जीवित करने के लिए जीवामृत, जिसमें देसी गाय का गोमूत्र है, गोबर है, गुड़ है, दाल का आटा है, ये चीज़ें मिला करके हम जीवामृत बना सकते हैं। जीवामृत के साथ में जीवामृत सिंचाई में काम में लिया जाता है, लेकिन मान लीजिए जहाँ हमारे खेतों में सिंचाई की सुविधा नहीं हो, वहाँ घन जीवामृत बना करके हम काम में ले सकते हैं। और इसके साथ ही गो कृपा अमृत, गाय के घी, छाछ, दूध, पेशाब, इनमें से कुछ बैक्टीरिया निकाल करके गुजरात में बंसीगिर गौशाला है जो गोपाल भाई सुतारिया उसका संचालन करते हैं, तो वहाँ से गो कृपा अमृतम निःशुल्क वो देते हैं। इसके साथ ही वेस्ट डिकम्पोजर पहले भारत सरकार ने गाज़ियाबाद से शुरू किया था, लेकिन अब इफ़को जैसी कंपनियां भी प्रोडक्ट बनाने लग गई, और वेस्ट डिकम्पोजर भी जैविक खेती में काफ़ी अच्छा कारगर साबित हो रहा है, उपयोगी साबित हो रहा है। तो कई आयाम है और उनका उपयोग मैं जैविक खेती में कर रहा हूँ। देखिए साहब, पहले प्राचीन और पारंपरिक और वर्तमान खेती से हम तुलना करें तो वर्तमान खेती कृषि सारी यंत्रीकरण पर निर्भर हो गई है। और पहले पारंपरिक जो खेती थी वो हमारे मानव श्रम और पशु बैलों से होती थी, जिसका दुष्परिणाम कम होता था। और आज वर्तमान में मशीनरीकरण से इतना कृषक का खर्चा बढ़ रहा है कि जितना उसका पैदा हो रहा है उससे कई गुना खर्चा बढ़ रहा है।
तो मशीनरी से भी हमारे ज़मीन के जीवांश, जहाँ जैसे बड़ी कंपाउंड चलती है, जिस खेत में से उसके पहिए निकल गए, इतना वेट होता है कि वहाँ के जीवाणु मर जाते हैं। तो अभी छोटे यंत्रों का महत्व थोड़ा ज़्यादा है, और ज़्यादा मैं तो किसान भाइयों से आग्रह करना चाहूँगा कि हमारे ज़मीन की जोतें छोटी होती जा रही है। जैसे जैसे परिवार में जनसंख्या बढ़ रही है, हम भाई पिताजी एक थे, उनके 2 बच्चे हो गए, फिर उनके परिवार बढ़ा है, तो जोत छोटी हो रही है। और राजस्थान में भी लगभग 1.5 हेक्टर की जोत पर किसान के आ रही है। किसी के बड़ी है तो किसी के वो भी नहीं है, लेकिन जोत छोटी होने से छोटे यंत्रों का उपयोग हो और उसका प्राकृतिक रूप से रखरखाव अच्छा हो, उसमें रासायनिक और ये हम कम काम में लें। सरकार भी इसकी ओर काफ़ी कुछ प्रतिबंध लगाने जा रही है कि हमारे आधार कार्ड से खाद के कट्टे दिए जा रहे हैं, और आगे भविष्य में मुझे तो ऐसा लग रहा है कि हर किसान की ज़मीन आधार कार्ड से अटैचमेंट होने के बाद जितनी उसकी ज़मीन को रिक्वायरमेंट है उतना ही उसको रासायनिक खाद मिलेगा, और वो आवश्यक भी है, क्योंकि ज़रूरत ज़मीन को इतना आज है ही नहीं जितना किसान यूज कर रहा है। और उसका दुष्परिणाम ये है कि हमारा पानी जहरीला हो गया है। जो ज़्यादा खाद डाल रहे हैं उसका न तो भूमि उपयोग कर पा रही है, न फसल उपयोग कर पा रही है। तो रासायनिक और कीटनाशक का जहाँ ज़रूरत हो वहीं उपयोग लिया जाए, अन्यथा हम ज़रूरत से ज़्यादा किसान भाई उपयोग ले रहे हैं। इसकी तरफ भारत सरकार भी चिंतित है, राजस्थान सरकार कृषि मंत्रालय भी चिंतित है, और कई योजनाएं बना करके अभी नेचुरल फार्मिंग का क्लस्टर बेस पे योजना भारत सरकार ने लॉन्च की है। तो राजस्थान सरकार भी नेचुरल फार्मिंग के सेंटर रजिस्टर्ड करके प्रत्येक ज़िले में बनाए जा रहे हैं, और पहले भी पारंपरिक कृषि विकास योजना के तहत पूरे प्रदेश में क्लस्टर बेस पे प्राकृतिक खेती को, नेचुरल फार्मिंग को बढ़ावा दिया जा रहा था। 2009 में डालमिया ट्रस्ट द्वारा पानी और जैविक खेती में काम करने वाले किसान को प्रमोट अवार्ड करते हैं। तो 2009 में मेरे को वहाँ से डालमिया ट्रस्ट से अवार्ड किया था। उस समय मुझे 21,000 का नगद पुरस्कार दिया था और श्रीफल वगैरह, मेमोंटो वगैरह दिया था। उसके बाद आत्मा से मेरे को, जो अपने कृषि विभाग का जिला लेवल पे होता है, उसका पुरस्कार मुझे मिला। उसके बाद राजस्थान सरकार में अपना प्रतिवर्ष 3 किसानों का चयन होता है, जिसमें 1 लाख रुपए नगद और प्रशस्ति प्रमाण पत्र दिया जाता है। तो 2022 में मैं राज्य सरकार की तरफ से जैविक कृषि में अवार्डी फार्मर हूँ। उसके बाद फरवरी 25 में कृषि विज्ञान मेला प्रतिवर्ष वहाँ दिल्ली में लगता है, तो 24 फरवरी 25 को इनोवेटिव फार्मर के रूप में मुझे दिल्ली पूसा में अवार्ड किया गया। और भी छोटे मोटे अवार्ड मिलते रहते हैं, और मेरे वहाँ फार्म पे जायका, हमारे राजस्थान सरकार में जापान इंटरनेशनल कॉरपोरेशन के सहयोग से अपने जो बांध हैं उनको के पानी को बचाने के लिए नहरों को पक्की करना, फार्मर्स एक्टिविटीज़ में स्प्रिंकलर देना, सौर ऊर्जा देना। तो मेरे वहाँ प्रोग्राम जायका का चला था, तो 2 बार जायका की टीम जापान से प्रतिनिधि मेरे वहाँ विजिट किया है, मई और अक्टूबर 24 में। स्वतंत्रता दिवस पे मुझे स्पेशल गेस्ट के रूप में कृषि विभाग द्वारा सूचना मिली कि आपका नाम 15 अगस्त की एक कार्यक्रम में भागीदारी और विटनेस के रूप में आपको का चयन किया गया है। तो मुझे प्रसन्नता हुई। इससे पहले सर मैं निवेदन करूं कि मैं 2006 और 8 में इटली में जा चुका हूं। तो वहाँ इटली में एक यूरोप कंट्री में एक संस्था है स्लो फूड फाउंडेशन। जैसे हमारे भारत में फास्ट फूड कल्चर चल रही है, तो हम बड़े बड़े होटलों में देखते हैं फास्ट फूड उपलब्ध है। तो वहाँ की संस्था है जिसका नाम है स्लो फूड फाउंडेशन, यूरोप कंट्री में। और उसका उद्देश्य है कि जो धरती मासे में नेचुरल जो मिल रहा है वो खाद्यान्न हमारे स्वास्थ्य के लिए बेहतर होता है, स्थायी होता है, पौष्टिक होता है। तो 2006 और 2008 में मुझे इटली जाने का मौका मिला। वहाँ उस कार्यक्रम को टेरे माड्रे बोलते थे, और हमारे उसका ट्रांसलेशन भारतीय हिंदी भाषा में किया जाए तो उसका शाब्दिक अर्थ है धरती माँ। तो वहाँ मुझे भारत के लगभग 55 लोग गए थे
जो प्रदेश राजस्थान से मेरा भी उसमें जाने का मौका मिला और अभी 15 अगस्त का निमंत्रण मुझे मिला, इसके लिए मैं भारत सरकार और विभाग का धन्यवाद करता हूँ। देखिए सर, पशुपालन तो प्रत्येक किसान के जिसके ज़मीन है उसके पशु हैं। शायद ही बहुत कम किसान ऐसे होंगे जो पशु नहीं रखता है, जिस ज़मीन रखता है, क्योंकि खेती और पशुपालन का एक चोली दामन का साथ है। बिना पशु के आप अच्छी खेती नहीं कर सकते और बिना खेती के पशुपालन नहीं कर सकते, क्योंकि पशुओं को रोज़ का चारा चाहिए और चारा कभी तो ऐसा संकट आता है कि हरियाणा और बाहर प्रदेशों से लाके खिलाना पड़ता है, तो हमेशा किसान बाहर से चारा खरीद के नहीं खिला सकता है। इसलिए पशु निर्वाह के लिए उसके खेत से चारा हो जाता है। तो पशुपालन तो मैं जब से पैदा हुआ और छोटा था तब से ही देख रहा था। अब तो पशुपालन को भी काफ़ी कुछ बदलाव आ गया। गाय भैंस को गले में जंजीर डाल करके बांधने लग गए। अदरवाइज हम छोटे थे उस समय बांधने का कोई नाम नहीं था। पशु स्वतंत्र रहते थे, बछड़ों का अलग रहना था, रखने का होता था, गायों का अलग रहता था, भैंसों का अलग रहता था, हर पशु आज़ाद रहता था। लेकिन वर्तमान में तो हमने मजबूरीवश कुछ व्यवस्था से उनके भी गले में जंजीर डाल दी, तो वो पशु के लिए भी थोड़ा ठीक नहीं है, लेकिन मजबूरियाँ हैं अभी वर्तमान व्यवस्थाएं। तो पशुपालन तो मैं जब से मेरे घर में पैदा हुआ जब से मैं देख रहा हूँ। और अभी जैविक खेती से जुड़ने के बाद मुझे गोमूत्र, गाय के गोबर का, इनका मुझे महत्व ज्ञात हुआ कि 1 ग्राम गाय के गोबर में 3 करोड़ बैक्टीरिया है। ऐसा साइंटिस्टों ने लैब में टेस्ट करके प्रमाणित किया है, जबकि ये आम किसान को जानकारी नहीं है। ये ज़रूर जानकारी है कि गौ माता को रूप दिया है ना, तो एक तो हमें जन्म देने वाली माँ है, दूसरी हमारी धरती माँ है जो हमारा पालन पोषण करती है, और तीसरा रूप हमारा गौ माता को उपाधि दिया है। तो इसकी गौ माता की प्रत्येक चीज़ किसान के लिए, धरती के लिए, पर्यावरण के लिए उपयोगी है, लाभप्रद है। और हम तो अभी वैज्ञानिकों ने ये भी रिसर्च किया है कि भाई देसी गाय के दूध में और घी में हमारे कैंसर की बीमारी को कंट्रोल और निवारण करने के तत्व उसमें होते हैं, जिसमें कहते हैं कि सोना पाया जाता है। जैसे गाय का दूध पीले कलर का होता है, घी भी पीले कलर का होता है। ये देसी गाय की भारतीय नस्ल में ही है, जो दूसरी हमारी हाइब्रिड है उसमें नहीं है। भारतीय नस्ल जो मुख्य है हमारे राजस्थान प्रदेश में गिर नस्ल प्रमुख है, जो गुजरात से इसका जन्म स्थान है। बाकी साहिवाल है, राठी है, कांकरेज है, ये जितनी भी भारतीय नस्ल है वो कहीं न कहीं प्रदेश में हमारे राजस्थान में मिलती है, और इनका हमारे जैविक खेती में बहुत बड़ा योगदान है। और पशुपालन में भी सरकार किसानों को प्रत्येक पंचायत में अच्छी योजनाएं ला रही है। हम कई बार कह देते हैं कि लावारिस, अब वो लावारिस शब्द से थोड़ा अच्छा नहीं लगता है कि गौ माता को किसी ने तो पाला है, पैदा किया और उसको छोड़ा है, तो उसके लिए जिम्मेदार हम हैं। मैं किसान भाइयों को यही निवेदन करना चाहूँगा और संदेश देना चाहूँगा कि आज पहले हम देखते थे कि अच्छे परिवार वाले फैमिली डॉक्टर अडॉप्ट करते थे, तो उसकी सेवाएं उस परिवार को मिलती थी। तो आज फैमिली डॉक्टर की तरह ही फैमिली फार्मर की आवश्यकता है, और कई परिवार फैमिली फार्मर को अडॉप्ट कर चुके जिनका उनके साथ विश्वास है, वहीं से उत्पाद लेते हैं। तो आज अच्छा आप उत्पाद पैदा करेंगे तो उसके खरीदार बाज़ार में हैं, मुँह मांगे दाम भी मिलते हैं, लेकिन होना चाहिए सच्चाई और अच्छाई और संतुष्टि। तो वर्तमान में खेती को हमें जहरीली न करके धरती माता के रोम रोम में हम जो जहर डाल रहे हैं उसको कम किया जाए, रोका जाए। कुछ समय ये ज़रूर होगा कि हमारी प्रोडक्शन प्रभावित होगा, लेकिन इस धरती माता में सारे तत्व हैं। मिर्च को लाल कौन करता है? हम कोई दवाई नहीं डालते हैं, कोई कलर नहीं डालते, वो सारा धरती माता का असर है को उसको लाल बनाती है। नींबू को खट्टा धरती माता से ही उसको मिलता है, आम को मिठास का स्वाद धरती माता से ही मिलता है। तो धरती माँ में सारे तत्व हैं। अभी वर्तमान में हम थोड़ा सा उन तत्वों को नकार करके कृत्रिम चीज़ों की तरफ बढ़ रहे हैं। तो कृत्रिम चीज़ों को, रासायनिक खाद और पेस्टिसाइड को कम यूज करके आज से 40 साल पहले कोई किसान काम में नहीं लेता था। आज हम बात करें रासायनिक यूरिया कहाँ से पैदा हुआ,
सेकेंड वर्ल्ड वार में अमोनिया गैस जब पैदा हुई, एटम बम इससे बनता था। जब युद्ध खत्म हो गया तो कारखानों वालों ने सोचा कि अमोनिया गैस का उपयोग क्या कर सकेंगे, तो उन्होंने यूरिया बनाने के काम में ले लिया। और आज हमारे किसान इससे इतने ज़्यादा लालचवश और कुछ काम करने का मन भी नहीं है। जैविक खेती में आदमी को खुद को काम करना पड़ेगा, वो काम मशीन से नहीं होगा। रासायनिक आप लाओगे, खेत में डाल दोगे, लेकिन जैविक खेती के लिए आपको खुद को मेहनत करनी पड़ेगी। तो मैं तो किसानों से निवेदन करूं कि किसान भाइयों, प्राकृतिक खेती और नेचुरल खेती की ओर बढ़े। आने वाला इसका भविष्य उज्जवल है और रासायनिक खेती का परिणाम हमने देख लिया है। इसलिए मेरा संदेश है, विनम्र है, करबद्ध निवेदन है। किसान भाइयों, आपको हमारा ये कार्यक्रम कैसा लगा? अगर आपके हैं कोई सुझाव तो आप हमें लिख सकते हैं। हमारा पता है कृषि दर्शन, दूरदर्शन केंद्र, झालाना डूंगरी, जयपुर। आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है krishidarshanjaipur@gmail.com। तो किसान भाइयों, आज के कार्यक्रम में इतना ही। अब दीजिए हमें इजाजत। नमस्कार।